एपिसोड 130 परमिशन। एक लंबी डांट सुनते हुए भी मीनाक्षी जी ने अपना सर ऊपर नहीं किया। उन्हें छोटे बच्चे की तरह डांट सुनता देख प्रत्युष ने हंसते हुए अमृता जी से कहा, मॉम, आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है जैसे हम प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े हैं? तो अमृता जी बोली, नहीं, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? प्रत्युष बोला, मुझे बस फील आ रहा। बड़ी मॉम वो स्टूडेंट है जिसने शैतानी की है, हम उनके पेरेंट्स, अथर्व भाई प्यून और दादाजी टीचर। ओह, तो फिर अरशद क्या? अमृता जी ने पूछा। प्रत्युष दबी हुई हंसी के साथ बोला, अरशद भाई हमारे इस स्कूल के प्रिंसिपल। दादाजी को देखो, वो बड़ी मॉम को डांटते हुए बार बार अरशद भाई को देख रहे हैं, जैसे वो इस इंतजार में है अरशद भाई उनकी परफॉर्मेंस से खुश होकर उन्हें शाबाशी देंगे। साथ ही वो थोड़े डरे हुए भी है, कहीं ज़्यादा बोल दिया तो डांट भी पड़ सकती है। लेकिन अरशद का ध्यान डेट पर नहीं है क्योंकि वो हमें देख रहा है। दादाजी का तो पता नहीं, लेकिन वो तेरी क्लास जरूर ले लेगा। अमृता जी की यह बात सुनकर प्रत्युष ने अरशद को देखा। अमृता जी सही थी, अरशद प्रत्युष को ही देख रहा था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी नजरें फेर ली। प्रत्युष ने निराश होकर अमृता जी से कहा, आप जानती है मॉम, वो मुझे और पायल को कभी नहीं डांटते। मुझे तो यह भी नहीं याद मैंने उनसे आखिरी बार बात कब की थी। यह कहते हुए प्रत्युष आंखों में एक अजीब सा दर्द था। उसने अरशद को देखा, फिर अथर्व को। उनके परिवार में लाख बुराइयां थी, लेकिन प्रॉपर्टीज को लेकर उनके बीच कभी कोई लड़ाई नहीं रही थी, ना एक दूसरे के प्रति कोई बैर। अगर कहीं कमी थी तो वो कमी अरशद में थी। एक बड़े भाई के तौर पर जो प्यार सपोर्ट अरशद से उन्हें मिलना चाहिए था, वो कभी प्रत्युष, पायल, निया को मिला ही नहीं, क्योंकि अरशद की डांट हो या प्यार सिर्फ अनन्या के लिए ही था, सिर्फ अनन्या के लिए। साध्वी तीनों के साथ अपार्टमेंट में ही कुछ दिन स्टे करना चाहती थी, जिसके लिए वंश और अयान ने मना कर दिया था। दोनों के इस फैसले के अफेंड हो चुकी साध्वी ने दोनों के पैरों को ऑइंटमेंट की सफ़ेद चादर में ढक दिया था और कुछ पेन किलर की दवाइयाँ देते हुए अनन्या से कहा, इन दोनों के पैरों का जख्म गहरा है, कुछ दिन इन्हें घर पर ही आराम करना होगा और दिन में 2 से 3 बार हल्दी का दूध पीने से पैर जल्दी रिकवर करेंगे। साध्वी के अपार्टमेंट से जाने के तुरंत बाद अनन्या ने हल्दी वाला दूध वंश और अयान को पीने को दिया और खुद उनके सामने बैठ गई। डोठी से दोनों हाथ टिकाए मायूस नजरों से वंश और अयान के पैरों को देखते हुए वो बोली, यह सब मुन्ना भाई की वजह से हुआ है। ना वो बिन बुलाए मेहमान बनकर यहाँ आते, ना तुम दोनों की यह हालत होती। सिर्फ उनकी वजह से अब हम 2-3 दिन तक घर से बाहर नहीं जा पाएंगे। इस पर वंश ने कहा, यह इतनी भी बड़ी बात नहीं है, हम ठीक है, हम जा सकते हैं बाहर। नहीं, बिल्कुल नहीं, चुपचाप यह दूध पियो और आराम करो, तब तक मैं अरशद से मुन्ना भाई की कंप्लेंट करके आती हूँ, कहकर अनन्या अपने रूम में चली गई। उसके जाते ही साध्वी पर नाराज अयान ने कहा, यह सब उस बेवकूफ़ डॉक्टर की वजह से हो रहा है। हमने उसे उंगली क्या पकड़ाई, वो हमारे घर तक आ पहुंची। तो वंश भी चिढ़ते हुए बोला, इसमें तेरी भी गलती है, क्या जरूरत थी उसे अपनी टीम में शामिल करने की? देख लिया ना अंजाम, बेवजह का तमाशा खड़ा कर दिया। ऊपर से अनन्या दी को भी अक्ल नहीं है, यह उस बेवकूफ़ डॉक्टर पर कैसे यकीन कर सकती है? अपने पैरों को देखकर मुझे लग रहा है जैसे मैं अपाहिज हो गया हूँ, और यह हल्दी वाला दूध इतनी गर्मी में कौन पीता है? वंश को इरिटेट देख अयान हंसते हुए बोला, तो क्या अब तुझे गुस्सा आ रहा है? सुबह तक तो तू बहुत खुश था कि कोई तेरी परवाह कर रहा है, फिर अब क्या हुआ? इस पर वंश बोला, मैं खुश था क्योंकि उस वक्त वो दिल से हमारा ख्याल रख रही थी, लेकिन अब सिचुएशन अलग है। आई थिंक बॉस के साथ रहते रहते दी भी हेल्थ को कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने लगी है। वैसे हेल्थ से याद आया, तूने उनकी मेडिसिन चेक की थी ना? वो टाइम से मेडिसिन ले रही है या नहीं? लेकिन यह काम तो तेरा था, अयान ने जवाब में कहा। वंश ने ना कहा तो दोनों परेशान हो गए। लगातार दवाइयाँ खाने से अनन्या उब चुकी थी, इसलिए कई बार वो मेडिसिन लेना स्किप कर देती, जिसका ख्याल रखना भी उन दोनों की जिम्मेदारी थी और दोनों ही इस बारे में भूल चुके थे। हमें अभी मेडिसिन चेक करनी होगी, अयान ने कहा और दोनों अनन्या की रूम की तरफ बढ़ चले। वहीं अनन्या ने पिछली रात और सुबह जो हुआ था सारी बात अरशद को फ़ोन पर कंप्लेन की तरह सुना डाली, लेकिन वो यह नहीं जानती थी कि उसकी यह छोटी सी कंप्लेन अरशद के गुस्से को जगा देगी। उसने तो यह सब बस इसलिए किया था ताकि मुन्ना दोबारा से वंश और अयान पर अपनी धौंस न जमा सके और माधव विशाल उसे उनकी माँ से मिलने के लिए फोर्स करना बंद कर दे। उसकी सोच से उलट मुन्ना, माधव और विशाल अपार्टमेंट में गए थे। जानने के बाद अरशद का चेहरा कठोर हो गया।
हाथों की मुट्ठियां एक बार फिर कसने लगी। उसने साफ साफ शब्दों में कुछ दिनों के लिए सबको अनन्या से दूर रहने का ऑर्डर दिया था। ऊपर से अनन्या की जिम्मेदारी भी अनन्या को सौंप दी थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरशद ने अनन्या से कहा, ठीक है, अब वो तीनों वहां नहीं जाएंगे। अनन्या यह सुनकर खुश हो गई। वंश और रैयान दरवाजे के पीछे खड़े होकर उसकी सारी बातें सुन रहे थे। यह जानने के बाद कि मुन्ना और उनके डैड अब कुछ दिनों तक उनकी लाइफ में इंटरफियर नहीं करेंगे, दोनों खुश होकर उल्टे पैर वापस चले आए। इधर अनन्या ने डरते डरते अरशद से पूछा, अरशद, क्या मैं आज रात साध्वी के साथ बाहर जा सकती हूँ? उसने कहा, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। तो क्या मैं? अनन्या आगे बोल ही नहीं पाई। यह चंद शब्द कहने में ही उसकी दिल की धड़कनों की रफ्तार तेज हो गई थी। कुछ पल की खामोशी के बाद फोन के दूसरी तरफ से अरशद की आवाज़ आई, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ, अनन्या ने जल्दी से जवाब में कहा। अरशद ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें पता है ना मुझे क्या नहीं पसंद? तो अनन्या ने कहा, हाँ मुझे पता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। 3 साल हो गए हैं, मुझे कौन ही पहचानेगा। तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखना, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। और क्या? अरशद ने पूछा। तो अनन्या ने थोड़ा शर्माते हुए कहा, और मुझे तुम्हारी याद आ रही है। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? अनन्या के इस सवाल का जवाब देने से पहले अरशद ने एक नज़र फोन स्क्रीन को देखा, फिर एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, नहीं, क्योंकि जिस दिन मुझे तुम्हारी याद आएगी उस दिन तुम मेरे सामने होगी। यह सुनते ही अनन्या का मुंह बन गया। वो मन में बोली, हाँ यह सही है, जिस दिन इन्हें याद आई उस दिन वो मुझे अपने पास बुला लेंगे। फिर मेरी यादों का क्या? वो अरशद से बोले, अच्छा, तो क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारी याद आ रही है, क्या अभी मैं तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, कहते हुए अरशद हंसने लगा। अनन्या का फिर से मुंह बन गया। वह दूसरे कपल की तरह अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा रोमांटिक होने की कोशिश कर रही थी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को प्यार भरी यादों में पुरोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अरशद ने उसकी सारी कोशिश को दरकिनार करते जा रहा था। उसने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मेरा हक ही कहाँ है तुम पर? तो ठीक है, हम बातें क्यों कर रहे हैं? वैसे भी तुम पूरे टाइम बिजी ही रहते हो, तो तुम अपना काम करो, मुझे आराम करना है, बाय, कहकर अनन्या ने फोन रख दिया। लेकिन उसका ध्यान फोन पर ही था। फिर कुछ याद आते ही उसकी आंखें चमक उठी। ड्रेसिंग टेबल से अपनी रिंग उठाते हुए उसने एक छिपी हुई स्माइल के साथ कहा, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि अरशद हर पल मेरे पास है। बस अब आज रात के लिए मुझे खुद को तैयार करना होगा। दूसरी तरफ कॉल डिस्कनेक्ट होते ही अरशद का चेहरा कठोर हो गया। डैनियल को कॉल करते हुए उसने कहा, एडी के सीक्रेट एजेंट को इन्फॉर्म करो, अनन्या अब से उनके अंडर रहेगी। एक और बात, अब से कोई भी उससे नहीं मिलेगा, खासकर मुन्ना। ध्यान रहे, जिस दिन मुन्ना अनन्या से मिला उस दिन तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। इतना कहकर अरशद ने फोन रख दिया। वहीं दूसरी तरफ डैनियल की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, साथ ही उसे मुन्ना पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे कोसते हुए वो बोला, हो ना हो उस मुन्ना के बच्चे ने कुछ तो ऐसा किया है जो उसे नहीं करना चाहिए था। पता करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उस जाहिल आदमी से मिलकर उसे बताना पड़ेगा कि अब वो अनन्या से नहीं मिल सकता। रात के 7 बजे तक अनन्या ने वंश और अयान का डिनर तैयार कर दिया। फिर उनके पास बैठते हुए बोली, मुझे तुम दोनों की हेल्प चाहिए। दोनों ने कन्फ्यूज होकर उसे देखा, जैसे पूछ रहे हो कैसी हेल्प चाहिए। उसे हेल्प क्यों चाहिए? यह बताने से पहले अनन्या ने दोनों को अरशद का मैसेज दिखाया। मैसेज में अरशद ने अनन्या को आज रात साध्वी के साथ बाहर जाने की इजाज़त दे दी थी। वंश बोला, तो आप डॉक्टर साध्वी के साथ बाहर डिनर पर जा रही है? तो अनन्या बोली, हाँ, यह डिनर साध्वी के फियांसे की तरफ से है, लेकिन मैं इस चेहरे के साथ बाहर नहीं जा सकती। तुम दोनों के पास उस दिन जो मेकअप आर्टिस्ट आई थी उनका नंबर है ना? नहीं, हमारे पास नहीं है। अनन्या की पूरी बात होने से पहले ही वंश ने मना कर दिया। अनन्या ने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। इससे पहले वो रिएक्ट करती, अयान ने कहा, अनन्या दी, क्या आपने बॉस को बताया है? यह एक ग्रुप डिनर डेट है। ग्रुप डिनर डेट? अनन्या कंफ्यूज होकर बोली, तुम दोनों यह क्या बोल रहे हो? यह ग्रुप डिनर डेट कैसे हो गया? यह बस एक नॉर्मल सी डिनर पार्टी है। तो अयान बोला, यह एक नॉर्मल डिनर पार्टी नहीं है। अनन्या बोली, लेकिन साध्वी ने तो कहा था यह एक नॉर्मल डिनर पार्टी होने वाली है और श्रुति भी आने वाली है। मैं बस इसलिए एक्साइटेड थी। क्या आप सच कह रही? आई मीन, क्या आपको सच में डॉक्टर साध्वी ने बस इतना ही कहा? तो इसका मतलब आपने बॉस से बस डिनर की बात बताई है? थोड़ा संकुचाते हुए अनन्या ने हाँ में सिर हिला दिया।
यह देख वंश चिढ़ते हुए बोला, मुझे लगा ही था वो लड़की एक चालाक लोमड़ी है। उसने जानबूझकर हमें रेस्ट करने को कहा ताकि हम उसकी आज रात की डिनर पार्टी में शामिल ना हो सके। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्या मतलब ऐसा नहीं होगा? मुझे बताओ, तुम दोनों आखिर कहना क्या चाहते हो? इस पर वंश और अयान ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुरा दिए। अनन्या उसकी स्माइल के पीछे की वजह तो समझ नहीं आई, लेकिन यह जरूर समझ गई थी आज रात की डिनर पार्टी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने वाला था।